इलेक्शन प्रोसेस में जो बहुत सारे वोटर होते हैं वो अंतिम समय में, जिसको फिल्म सीटर वोटर होते हैं कि ठीक जा रहे हैं सुबह में वोट डालने के लिए, उनका अचानक मन बदलता है, तो उनको ये या आगे आने वाले चरण में भी होंगे। तो एक तरह से बीजेपी के पास एक हथियार, क्योंकि चुनाव में नैरेटिव के अलावा जो परसेप्शन बनाने के काम होता है और दोनों दलों के लिए होता है। अगर बीजेपी की जगह पर ये बीजेपी के रणनीतिकार का ये टेक होता तो टीएमसी उसी तरह से होती। क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कही बातों का बंगाल चुनाव पर पड़ सकने वाले असर के बारे में ये कहना है नरेंद्र नाथ का, जो नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर हैं। नमस्कार, आज है रविवार 11 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से अधिक लोग हुए संक्रमित। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 11 लाख के पार। देश में 85 दिनों में 10 करोड़ से अधिक लोगों को लगा कोविड से बचाव का टीका। इस आंकड़े तक सबसे तेजी से पहुंचने वाला देश बना भारत। इस बीच यूपी, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक घटने की खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने का दिया संकेत। सर्वदलीय बैठक में कहा, कोरोना की रोकथाम के लिए टोटल लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं। अगले 2 दिनों में फैसला ले सकती है सरकार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतदान के दौरान फायरिंग में 4 लोगों की मौत। चुनाव आयोग ने कहा, स्थानीय लोगों की गलतफहमी से हुई घटना। अगले 72 घंटे तक प्रभावित जिले में किसी भी नेता के जाने पर लगाई रोक। आज कूच बिहार के दौरे पर जाने वाली थीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आईपीएल में कप्तानी के मामले में पहले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी पर भारी पड़े ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। दिल्ली की ओर से 85 रनों की पारी खेलने वाले शिखर धवन बने मैन ऑफ द मैच। अब खबरें काम की। कोरोना की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने लगाई नई पाबंदियां। आधी क्षमता पर चलेंगी मेट्रो और बसें। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं। सभी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जमावड़े पर रोक। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात सरकार ने सोमनाथ मंदिर को बंद करने का किया फैसला। उधर मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर के पुजारी की कोरोना से मौत के बाद उज्जैन के सभी मंदिर बंद किए गए। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की क्लब हाउस डिस्कशन में कही गई बातों का बंगाल इलेक्शन पर पड़ सकने वाला असर। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं नरेंद्र नाथ से, जो नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्लब हाउस पर एक चर्चा हुई जिसको लेकर चुनावी बखेड़ा खड़ा हो गया है। प्रशांत किशोर, जो इन दिनों तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति संभाल रहे हैं, उन्होंने कुछ पत्रकारों के साथ बातचीत की क्लब हाउस पर, और इसी की एक ऑडियो क्लिप जो है उसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। बीजेपी के जो आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालवीय, उनका दावा है कि प्रशांत किशोर ने जो कुछ कहा उससे ये साफ हो गया कि टीएमसी ने हार मान ली है। वहीं प्रशांत ने बीजेपी को चुनौती दी कि वो पूरी बातचीत जारी करे, आधी अधूरी क्लिप से खुश ना हो। तो ये क्या है पूरा मसला और इससे पश्चिम बंगाल चुनाव में कैसा फर्क पड़ सकता है, आइए समझते हैं नरेंद्र नाथ जी से, जो नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर हैं। नरेंद्र जी, बीजेपी ने जो क्लिप जारी की, जिस क्लिप का हवाला दिया है, उसमें प्रशांत किशोर को ये कहते सुना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जितने ही लोकप्रिय हैं। और ऐसा क्या कहा उन्होंने जिसके हवाले से टीएमसी के हार मानने का दावा किया जाने लगा है? देखिए, उसमें जो 3 चीजें जो प्रशांत किशोर ने कही, जिसको बीजेपी ने बताया। पहला कि पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर हैं और जो अभी 7 साल का जो लगभग उनका जो टर्म रहा है, उसके खिलाफ अभी तक कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नंबर 2, जो पूरे बंगाल में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम डिवाइड, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द हिंदू
बीजेपी की तरफ इंक्लिनेशन का ट्रेंड दिखा रहा है जी। और तीसरा उन्होंने जो कहा कि जो 10 साल की जो ममता की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है और लोकल स्तर पे जो करप्शन या टीएमसी के जो कैडर का जो जिसको लोग अभी जो कट मनी या बाकी जो कह रहे थे उस तरह की जो शिकायतें हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जिससे वहां बीजेपी का सर्ज हुआ है, जिसका पहला रिफ्लेक्शन 2019 लोकसभा चुनाव में दिखा था जहां इसमें 18 सीटें मिली थी और इस बार वह क्लियर कट ममता के सामने एक बहुत ही स्ट्रांग ओपोनेंट के रूप में सामने आए। ये उन्होंने कहा एक फैक्ट के रूप में। इसी जो उनके फैक्ट को कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक एक्सेप्टेंस के रूप में पेश किया कि देखो कि जब क्योंकि आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर ममता के रणनीतिकार चुनावी रणनीतिकार हैं, तो एक क्लोज एसोसिएशन उनका जो भी वाक्य हो गया वो ममता के चुनावी रणनीति का पार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने देखा कि देखो कि जब ममता के जो खुद चुनावी रणनीतिकार हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब समझिए कि ये ममता का गेम ओवर है। जी। लेकिन प्रशांत किशोर ने उसमें तो फिर और भी बातें की होंगी। ऐसी बातें आ रही हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी जो है वो ही जीतेंगी इन सारी चीजों के बावजूद। तो फिर ये कैसे दावा किया जाए? वो तो उन्होंने ये भी कहा और ये भी कहा कि जो है ठीक है प्रधानमंत्री पॉपुलर हैं और ये एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन टीएमसी को उन्होंने कमजोर तो नहीं आंका होगा, ऐसा किया था उन्होंने। बिल्कुल ये लगभग 1 घंटे की बातचीत लगभग वहां पे हुई है जिसमें बीजेपी ने लगभग 3 से 4 मिनट का टोटल वो दिया है। अगर इसके अलावा जो सामने जो टेप आया है जिसको जो बीजेपी जिसके लिए वो बता रही कि ये हमारे पक्ष में, उसके अलावा जो प्रशांत किशोर ने जो लगातार याद होगा जो उन्होंने चुनाव के समय ट्वीट किया था कि अगर बीजेपी 100 सीट पार करती है तो वो इस स्पेस को छोड़ देंगे, मतलब वो जो काम करते रहे हैं चुनावी रणनीति का बनाने का वह काम छोड़ देंगे। उन्होंने कल इस बातचीत में भी कहा कि उनके पास जो भी फीडबैक आ रहे हैं, जो 4 उनकी अपनी जो एजेंसी है वो उसमें लगातार किसी भी समय उनका जो फीडबैक आया उसमें ममता नहीं हार रही है और आज भी वो इस बात पे कायम है कि वो बीजेपी 100 से पार करती है तो वो इस स्टेज को छोड़ देंगे। उनका ये दावा है कि ममता वो बीजेपी का सर्ज है, बीजेपी एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में उभरी है, लेकिन अभी भी वो जीतने के बिल्कुल करीब नहीं है और ममता जीत रही है और इसमें उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये भी उन्होंने इस 1 घंटे के बातचीत में कई बार कई मौकों पे उतनी ही स्ट्रांग तरीके से रखी। जी, लेकिन चुनाव एक लिहाज से परसेप्शन की भी जंग होती है, उसमें परसेप्शन को लेके भी एक बात होती है और उसका बड़ा असर होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐन चुनाव के बीच जो ये माने जाते हैं कि प्रशांत किशोर जो है बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन ऐन चुनाव के बीच उन्होंने जो बात कही है, तो परसेप्शन की जो लड़ाई है उसमें क्या उन्होंने टीएमसी को पीछे धकेल दिया है, उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है, ऐसा? ये आप कह सकते हैं कि जो आज जैसे चौथे चरण का चुनाव था उससे ठीक पहले कल देर रात में बातचीत हुई है, तो एक परसेप्शन जो कहते हैं कि इलेक्शन इज ऑल अबाउट द परसेप्शन, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिला ये बताने का कि देखो जब जैसे मैंने शुरू में कहा कि चूंकि वो प्रशांत किशोर ममता के एक प्रतिनिधि के रूप में अभी जाने जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं कि देखो ये ममता बनर्जी और टीएमसी ने हार स्वीकार कर ली और ये टेप सुनो। तो ऐसे जो बातों से कई बार जो कहा जाता है कि जो इलेक्शन प्रोसेस में जो बहुत सारे वोटर होते हैं वो अंतिम समय में जिसको फिल्म सीटर वोटर होते हैं कि ठीक जा रहे सुबह में वोट डालने के लिए उनका अचानक मन बदलता है, तो उनको ये आगे आने वाले चरण में भी होंगे। तो एक तरह से बीजेपी के पास एक हथियार, क्योंकि चुनाव में नैरेटिव के अलावा जो परसेप्शन बनाने के काम होता है और दोनों दलों के लिए होता है। अगर बीजेपी की जगह पर ये बीजेपी के रणनीतिकार का ये टेप होता तो टीएमसी उसी तरह से होती। तो अगर सिर्फ पॉलिटिकल प्रिज्म से देखें तो ये बीजेपी ने इसे पूरी तरीके से उठाया है और वो इस मामले में जब चुनाव लड़ती है तो पूरी जोर से लड़ती है बीजेपी, तो उनको कहीं ना कहीं एक मौका मिला है। लेकिन ये मौके का कितना वो दूर तक इसका फायदा उठा पाएंगे या उसको कितना एक्सप्लॉइट करके उनका रिजल्ट में कितना ट्रांसलेट होगा, ये तो अभी टाइम है, वो तो 2 मई को ही पता चल सकेगा। जी, तो एक बड़े चुनावी रणनीतिकार से ये बातचीत हो रही थी और एक राज्य के विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत हो रही थी। तो एक बड़ा जो है वहाँ एक तीसरा
पहलू है, तीसरा मोर्चा है, वहां उसके बारे में कोई चर्चा हुई? वाम मोर्चा और कांग्रेस के बारे में कोई बातचीत हुई वहां? देखिए, उसमें इन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा। उसमें एक सवाल आया था कि ऐसी जो बंगाल में जो ऐसी एक नारा लग रहा है कि 21 में राम, 26 में वाम। तो उसके पीछे ये सवाल पूछा गया था कि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे बंगाल में जो लेफ्ट कैडर है वो बीजेपी में शिफ्ट कर रहा है। लेफ्ट का कैडर, लेफ्ट का वोटर इस विशफुल थिंकिंग के साथ कि एक बार बीजेपी जीत गई तो ममता कमजोर हो जाएंगी और फिर लेफ्ट का स्पेस खुलेगा और फिर वो मजबूत होंगे और 26 में वो ठीक उसी तरह इमर्ज करेंगे जैसे 21 में बीजेपी कर रही है। जब 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, मतलब ये इनका ये उसी नाम पर वो प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा है। इस इलेक्शन में बहुत सारे जो लेफ्ट के कैडर हैं वो बीजेपी की ओर शिफ्ट कर गए हैं और लेफ्ट के जो वोटर हैं या अभी भी जो वोट कर रहे हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि इस बार बीजेपी जीत रही है, जिससे ये धारणा बनती है कि बीजेपी बहुत आगे दिख रही है। तो ये प्रशांत किशोर ने माना कि लेफ्ट का कैडर और या कांग्रेस कहीं दौर में नहीं है, लेकिन उनके जो खासकर लेफ्ट के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो इंक्लिनेशन है, अगर लेफ्ट नहीं तो ये बीजेपी की तरफ इंक्लिनेशन है। जी, तो आप नरेंद्र जी, आप उस चर्चा में शामिल थे और अब आप ये बता रहे हैं कि वहाँ उस बातचीत में जो है प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरह ही लोकप्रिय हैं, उतने ही लोकप्रिय हैं और ऐन चुनाव के बीच ऐसी बातें कहकर उन्होंने परसेप्शन की लड़ाई में एक जो है बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बढ़त दे दी है और अब 2 मई को ही तय होगा कि इसका कितना फायदा बीजेपी उठा पाएगी, कितना नुकसान टीएमसी को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। इस चर्चा के बाद जानिए आगामी प्रमुख इवेंट्स के बारे में। 12 अप्रैल को लाल किला हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 14 अप्रैल को हरिद्वार में चल रहे कुंभ में होगा शाही स्नान। 17 अप्रैल को बंगाल में 5वें चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। 1921 में रेडियो पर खेलों की पहली लाइव कमेंट्री का प्रसारण किया गया। 1983 में ब्रिटिश अभिनेता बेन किंग्सले की फिल्म गांधी को ऑस्कर अवार्ड मिला। बात करते हैं मौसम की। अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान। वहीं दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हो सकती है भारी बारिश। अब बारी सुविचार की। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, भूख बढ़ने पर सबसे पहले इंसान की आजादी खतरे में आती है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अखिलेश के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।